हेलो गाइस, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियोस में हम वेक्टर के बारे में स्टडी कर चुके थे, तो इससे आगे वाला टॉपिक अभी हमें स्टार्ट करना है आज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिक्स में मैकेनिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका वेक्टर वाला पॉइंट जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय चैनल नेम फिजिक्स बाय सतीश, गुरुकुल क्लासेस, या आप यहाँ पर केवल सतीश चंद के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। अब यहाँ से आज जो हमारा इससे आगे वाला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अब लोग हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये वाला हमारा टॉपिक आज का होगा। इस वाले टॉपिक में एक्चुअली होता है बेसिक में कि जब किसी वस्तु को, हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम किसी भी एंगल पर, किसी भी कोण पर अगर किसी वेग से फेंकते हैं और उसके बाद उसको केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गति अगर वो करती है, फ्रीली फॉलिंग है, तो इस प्रकार की जो आपकी गति होती है उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो इसकी अगर डिफाइन यहां पर करनी है हमें कि जब कोई वस्तु किसी समतल में केवल गुरुत्व बल के अधीन गति करती है स्वतंत्रता पूर्वक, तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि व्हेन एनी बॉडी मूव्स अंडर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन एनी प्लेन, तो सच टाइप मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ से हमें सबसे पहला इसमें जो बेसिक पॉइंट है उनको समझना है अच्छे से। जैसे कि बात मान लेते हैं, यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे अगर इस हाइट पे अगर कोई भी वस्तु है h हाइट पे यहाँ से, ठीक है ना, और इसको अगर वे किसी भी वेग से अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टली अर्थात क्षैतिज वेग आपके पास में v है, इससे मैं इसको अगर फेंकता हूँ तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ पर इसके खुद के वेट के कारण अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और इस वाले पॉइंट अगर P पर आकर के ये यहाँ पर हिट करती है, तो इसने जो वर्टिकल में अर्थात ऊर्ध्व में जो दूरी तय की, अगर उसको मान लेता हूं मैं y, और इसने जो हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज में जो की है दूरी तय, इसको मैं क्या x मानता हूं, ठीक है। अब यहां से इसका पॉइंट A से और पॉइंट P तक आने का टाइम अगर स्मॉल t है और इधर वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं U, तो यहां पर हमें सबसे पहला इस चीज को एग्जामिन करना है। हमारा पॉइंट ये है कि प्रक्षेप का पथ या मार्ग कैसा होता है, अर्थात उसकी जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ पथ। तो यहां से मुझे अगर यहाँ सबसे पहला ये पॉइंट है कि ये इसके पास इनिशियली अर्थात स्टार्टिंग में इसके पास केवल क्षैतिज वेग था जो कि आपका v के बराबर है, और यहाँ पर ऊर्ध्व में जो वेग है इसका अर्थात जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपकी 0 है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यहाँ पर हमने v के बराबर एज्यूम की है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये यहाँ तक A से P पॉइंट तक आएगा तो इसका जो v वेग है वो हर पॉइंट पर जो क्षैतिज था वेग, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी थी, वेग था, वो हर पॉइंट पर v के बराबर ही होएगा, एवरी पॉइंट यहाँ पे। अब यहां से अगर वर्टिकल वेलोसिटी अर्थात ऊर्ध्व वेग की बात होती है तो स्टार्टिंग में ऊर्ध्व वेग का मान 0 है, लेकिन जैसे ही ये यहां से A पॉइंट से P पॉइंट तक आती है यहाँ पर, तो इसका ऊर्ध्व वेग जो है वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पर जाकर के सबसे अधिकतम होगी।
अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो क्षैतिज वेग है, ये हर पॉइंट पर v के बराबर ही क्यों है, अर्थात ये कांस्टेंट क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी हमने जिस वेग से इसको सबसे पहले फेंका था वो कांस्टेंट क्यों है, अर्थात उसकी वैल्यू फिक्स क्यों है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर वेग में कोई भी परिवर्तन होना है, अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंजमेंट होना है, तो वहां पर हमें आवश्यकता होती है त्वरण की, ए की, यहाँ पर त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण की आवश्यकता होती है और त्वरण उत्पन्न होता है बल से या फोर्स से यहाँ पर। अब अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं यहाँ पर, तो इस बॉडी पर ए पॉइंट से लेकर अगर ये पी पॉइंट तक आती है यहां तक, तो इस पर केवल एक ही बल है, एक ही फोर्स है, और वो है इसका खुद का वेट, अर्थात इसका खुद का भार mg के बराबर है। और इस भार को हम बोल सकते हैं कि इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर जो स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जब कोई वस्तु किसी प्लेन में, प्लेन का अर्थ होता है दो एक्सिस अर्थात दो अक्ष हैं, अगर वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही स्वतंत्रता पूर्वक हिलती है, तो इस प्रकार की जो उसकी गति होती है उसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर इसको मैंने ए बिंदु से एक क्षैतिज वेग v से फेंकता हूं मैं यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट पे आती है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल जो वेग था या क्षैतिज जो वेग था, वो हर बिंदु पर उसकी वैल्यू फिक्स है, अर्थात वो स्थिर है। इसके पीछे कारण क्या है कि वस्तु पर केवल एक ही बल है, और वो बल है इसका खुद का वेट, ठीक है ना, और वो है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थात ये हमेशा ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड्स ही हमेशा होता है, ठीक है ना। तो हर बिंदु पर इस क्षैतिज वेग और इस बल के बीच का एंगल है 90 का आपका, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जब प्रक्षेप गति की बात होती है तो अदर जो फोर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि हवा के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है या कोई और चीज है, उस सब पॉइंट्स को या उन सब फैक्टर्स को या उन सब बलों को हम यहाँ पर इग्नोर मानते हैं, अर्थात वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही बल की बात होती है और वो होता है वस्तु का खुद का वेट या गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर अगर वस्तु ए पॉइंट से पी पॉइंट तक आती है, तो इसके पास केवल जो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेग है, क्षैतिज वेग है, उसमें और जो इस पर जो बल है वो हर बिंदु पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान करना है अच्छे से, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपको समझना है अच्छे से कि जो बल वेग के लंबवत होते हैं वो कभी परिमाण नहीं बदल सकते हैं, केवल डायरेक्शन या दिशा बदलते हैं। ये पॉइंट को आपको समझना है अच्छे से। यहाँ पर ये पॉइंट आपके हर जगह पे पूरी मैकेनिक्स में या कोई भी पार्ट में काम भी आता है। ये क्या है कि द फोर्स विच विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, इट कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, इट कैन चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि जो बल है वो वेग के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी जो वैल्यू है इसमें इस बल के द्वारा चेंजमेंट होना इम्पॉसिबल है। इस कारण से ये जो इसका क्षैतिज वेग है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट या फिक्स होती है, ठीक है ना।
अब बट अगर ये परिमाण को चेंज करना इस बल के द्वारा असंभव है, इम्पॉसिबल है, बट लेकिन इसके द्वारा डायरेक्शन चेंज होती है और इस डायरेक्शन में चेंज होने के कारण ही ये वस्तु ए बिंदु से फेंकने पर पी बिंदु तक आती है। अगर इस बल को मैं यहां से एब्सेंट करता हूं, अगर ये बल यहां से जो वस्तु का भार है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर ये यहां से हट जाता है तो वस्तु इधर आने के बजाय ये सीधी हॉरिजॉन्टल में ही आगे की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर आपको समझना पॉइंट ये है। अब इसके बाद में ये अगर आपका कंसेप्ट पहला था तो यहां पर एक आपको दूसरा पॉइंट और हमेशा के लिए ध्यान करना है। इसमें तो था कि जो फोर्स था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो बल वेग के समांतर होते हैं वो केवल परिमाण बदल सकते हैं, दिशा नहीं बदल सकते। तो यहां पर ये आपका एक पॉइंट और है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको पूरा फिजिक्स में जहां पे भी आपको काम पड़ता है तो ये एप्लीकेबल है, अच्छे पॉइंट्स हैं दोनों। कि द फोर्स विच बी पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर इट कैन चेंज ओनली मैग्नीट्यूड, इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब यहां से आगे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे इसका अगर पथ चेक करना है कि इसकी ज्योमेट्रिकल शेप कैसी है, तो वहां पर मैं इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसको हम आगे, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, अर्थात क्षैतिज में जो इसने दूरी तय की है x के बराबर, तो वहां पर क्या है कि क्योंकि क्षैतिज में बल तो एब्सेंट है, अर्थात यहां पर इस पॉइंट को भी आपको लिखना है कि क्षैतिज में बल शून्य है, क्षैतिज में बल 0 है, शून्य है, अर्थात इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द फोर्स इज 0, ठीक है ना, एब्सेंट है। तो जहां पर बल की वैल्यू शून्य होती है तो वहां पर त्वरण a की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर a की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर आपको पता है कि y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू आ जाता है ut प्लस, अगर हाफ ए टी स्क्वायर से मैं करता हूँ और मैं बात कर रहा हूँ क्षैतिज की, तो क्षैतिज में अगर a की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 यहाँ से हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल a की इक्वेशन आ जाता है कि दूरी बराबर 4 इंटू समय के बराबर। तो यहाँ से ये आपका मैंने इक्वेशन बनाया क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में, तो यहां से आपकी टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u के बराबर। सॉरी, यहां पर हमारा वेग हमने एज्यूम किया है v के बराबर, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं वर्टिकल की, ठीक है ना। अब वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल में फोर्स है, वर्टिकल में वस्तु पर बल है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं सेकंड इक्वेशन, तो यहां से मैं करता हूं ऊर्ध्व गति के लिए, ऊर्ध्व गति के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, वस्तु की ऊर्ध्व में जो गति हो रही है, तो वहां पर अगर मैं इक्वेशन सेकंड वाला लगाता हूं यहां पे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक ही जगह पे हमें कंसीडर जो करना है वो करना है g, क्योंकि यहां पर जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यहां पर a की जगह पर g आएगा। और यहां से आपका पॉइंट क्या है, अब ये क्या है, ऊर्ध्व में इनिशियल वेलोसिटी अर्थात आरंभिक वेग है, और ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो वर्टिकल जो प्रारंभिक वेग था ऊर्ध्व में वो 0 है, तो इट विल बिकम 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 GT स्क्वायर के बराबर, तो 1/2 g, और यहाँ पे क्या आता है आपका टाइम, टाइम की वैल्यू आपकी x अपॉन v के बराबर पहले ही आ चुकी है, इसका स्क्वायर यहाँ से। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो यहां से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन g इंटू वाई के बराबर। ये हमारा मैथमेटिक के अकॉर्डिंग x और y में ये संबंध आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन g इंटू वाई के बराबर। अब यहां पर क्या है, v की वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है,
जी की वैल्यू हमें यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम भी करनी पड़ेगी। वैसे जी की वैल्यू वेरिएबल भी होती है अगर हम ज़्यादा हाइट तक जाते हैं या ज़्यादा अगर ज़्यादा वेरिएशन होता है, बट यहाँ पर हमें जी की वैल्यू कांस्टेंट माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो स्टेप है, ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई के बराबर। अब ये आपको पता है जियोमेट्रिकली ये इक्वेशन आता है पैराबोला का इक्वेशन है। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि द पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, जो प्रक्षेप का पथ होगा वो परवलयाकार होगा। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को लिख लेना है कि प्रक्षेप का पथ या मार्ग परवलयाकार होता है। अब यहां से क्या था आपका, मैंने आपको ये जो इसका जो पथ पैराबोलिक आया है, मैंने इसको एक पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को छोड़ करके अचीव किया है यहां पर हमने, कि इसका जो मार्ग होगा वो परवलयाकार होगा। अगर हॉरिजॉन्टल से भी हम इसको कोई एंगल पर फेंकते हैं यहाँ पर, तब भी इसका जो पथ है वो पैराबोलिक ही आता है, जब आपकी जो परास है अगर वो कम हो तो। अगर क्योंकि परास ज्यादा होती है तो वहां पर जी की वैल्यू में वेरिएशन आ जाता है, और जी की वैल्यू में अगर वेरिएशन आता है तो इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट एज्यूम ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि कैसे यहां से हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल का पथ जो है वो पैराबोलिक होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए थे, तो ये आपको हमेशा के लिए नोट करने हैं। इससे आगे वी हैव टू मूव फर्दर, और यहाँ से हमें अभी आगे चलना है, तो यहाँ से अभी हम चलते हैं। अब इसके बाद में तो इसके बाद में हमारा भी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कि प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजन, अर्थात यहाँ पर आपका मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको, क्षैतिज से प्रक्षेपण, इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजन। ऑरिजन से, क्षैतिज से हमें प्रक्षेप देखना है कि उसमें क्या क्या होता है, आपका मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, और भी बहुत सारे पॉइंट है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है FVD, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैकेनिक्स में अगर आपका FVD सही है तो इसका मतलब है कि आपका 60% क्वेश्चंस या कोई भी थ्योरम जो है, कोई भी चीज है, वो 100% सही है। इसको बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम। और ये क्या है आपका कि यहां पर आपको FVD बनाते समय जितने भी फोर्सेज किसी बॉडी पर एक्टिवेट हो सकते हैं, उनको डायरेक्शंस आपको विद डायरेक्शन इंडिकेट करना है। तो वहां पे जो फिगर आपके सामने बनता है उसको हम बोलते क्या, FVD होता है वो। अब यहां पर क्या है कि ये अगर अपने पास में हॉरिजन है और मैंने किसी बॉडी को, किसी वस्तु को यहां से मैंने किसी एंगल पर थ्रो किया, ठीक है ना, और उसको फिर मैंने फ्रीली फॉलिंग छोड़ दिया। प्रक्षेप जो होता है, प्रोजेक्टाइल जो होता है, उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि किसी भी एंगल पर आप किसी बॉडी को फेंक दो, ठीक है ना, और किसी भी वेलोसिटी से, किसी भी वेग से, बट लेकिन उसके बाद द बॉडी मस्ट अंडरगोज फ्रीली फॉलिंग। उसके बाद में जो वस्तु है वो स्वतंत्रता पूर्वक केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करनी चाहिए। तो यहां से क्या है कि अगर मैंने इसको यहां से फेंक दिया यहाँ पे, और ये ऊपर अपना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी से जाएगी और फाइनली इट विल हिट द अर्थ, और ये किसी जगह पर अर्थ पर वापस आती है जमीन पर यहां से, ठीक है ना। अब यहां पर क्या था कि आपका पहला जो आपका काम था कि इसको किसी भी एंगल से फेंकना, जो आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया
और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, इंपॉर्टेंट है वो भी, कि फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, डिपेंड ऑन हिस्ट्री। अर्थात ये पॉइंट भी आपको ध्यान करना है कि बल कभी इतिहास पे डिपेंड नहीं होता। जिस फोर्स ने आपने इसको फेंका था, उससे इसका कांटेक्ट खत्म होते ही उस फोर्स का जो इफेक्ट था वो उसी टाइम पे खत्म हो जाता है। और अब अगर ये इस ए पॉइंट से लेकर के अगर ये बी पॉइंट तक यहाँ पर आती है तो केवल इस पर एक ही फोर्स है, इसका खुद का वेट या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि जिस फोर्स से इसको आपने फेंका था उसका इससे कांटेक्ट खत्म होते ही उसका इफेक्ट खत्म, क्योंकि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन हिस्ट्री। ठीक है ना। अब यहां से इसको फेंकते तो मैंने मानता हूं कि यहां पर आपने इसको वेलोसिटी जो दी है वो v है एज्यूम, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ आपने इसको एंगल बना के जो थ्रो किया था, फेंका था, वो थीटा है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इधर भी आपका वेक्टर का वही कंसेप्ट है कि इसके दो कंपोनेंट आते हैं, v cos थीटा इधर, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो v sin थीटा ऊपर की ओर आता है। ठीक है ना। अब यहां से जब ये ऊपर की ओर जाएगी और एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है यहां तक। अब यहां पर जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो सबसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं कि ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अर्थात जो वस्तु है उसके वेग का क्षैतिज घटक है। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हर पॉइंट पर अनचेंज्ड होगा। इसको मैं अभी इससे पहले वाले पॉइंट में आपको बता चुका हूं कि ये क्यों कांस्टेंट या ये क्यों अनचेंज्ड होगा। एट एवरी पॉइंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। हर बिंदु पर इसका जो क्षैतिज वेग है वो स्थिर होगा। बल इतिहास या पीछे वाले जो एक्टिविटी था पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर पॉइंट आपका क्या था, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज्ड होगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स एब्सेंट है, अर्थात क्षैतिज में इस पर कोई वेग नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हर पॉइंट पर सेम रहेगा। अब इस टॉप पॉइंट पर ये जो टॉप पॉइंट होता है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल वैनिश, अर्थात जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट है, उस पॉइंट से आगे वस्तु का डाउनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कौन सा है? क्योंकि जिस पॉइंट पर जाकर के द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो, अर्थात उसका जो ऊर्ध्व घटक था वो जिस बिंदु पर जाकर के शून्य हो जाता है, वहां उस बिंदु को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्योंकि उससे ऊपर वर्टिकली ऊपर जाना बॉडी का इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो गया। अब ये जीरो होता है क्यों है? क्योंकि जब ये ऊपर की ओर जाती है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स है, इसका खुद का वेट जो है वो डाउनवर्ड वर्टिकली काम करता है। तो ये जो फोर्स है इस वर्टिकल कंपोनेंट, इस ऊर्ध्व घटक के अपोजिट है, तो ये इसके वेग को कम करता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसको ये जीरो कर देगा। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर जाकर के केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। ये सारे पॉइंट्स में जो आपको बता रहा हूं ना, तो जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनमें सब एकेडमिक से अलग, उनमें सब में इन्हीं में से पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि जब ये बॉडी ए से बी तक आती है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको बताना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज। और इसका जो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। और मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर जाकर के द वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम जीरो, अर्थात इसका जो ऊर्ध्व घटक था वेग का वो शून्य हो जाता है। यहां से तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और इसको अगर मैं एम पॉइंट मानता हूं तो जितना टाइम ये ए से एम पॉइंट तक लगाती है उतना ही टाइम ये एम पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इसके द्वारा लगाया जाएगा। क्योंकि जितना टाइम कोई बॉडी ऊपर जाने में खर्च करती है उतना ही टाइम उस पॉइंट से डाउनवर्ड वापस आने में उतना ही टाइम खर्च होता है। क्यों?
क्योंकि इसका वेलोसिटी कम करने वाला और वेलोसिटी बढ़ाने वाला फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है। जितना टाइम वो वेलोसिटी को कम करता है उतना ही टाइम वो वेलोसिटी को बढ़ाता भी है। तो यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम होगा। इसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल में जो दूरी कवर करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं परास। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, ये परास होता है यहाँ पर आर, इसका सिंबल आ जाता है आर। और पूरा जो यहाँ पर टाइम खर्च होता है वो आपका कौन, उसको हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात उड्डयन काल, जो उसका पूरा टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक खर्च हुआ है। तो ये मैंने आपको इसको फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की। इसके बाद में अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हम पहला पॉइंट यही फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, एच, कैपिटल एच की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से अगर ए पॉइंट से एम पॉइंट तक की बात करता हूँ और मैं वर्टिकली की बात कर रहा हूं ऊर्ध्व की, तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये यहां पर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जो वस्तु जा रही है वो फोर्स के अपोजिट में है, अर्थात उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके इसकी जो ये अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। यहां से u की वैल्यू कितनी है, v साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, तो v साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा कि यहां से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g के बराबर। इट इज मैक्सिमम हाइट। इजी सी बात है, बस आपको बस समझना क्या है कि जो बेसिक्स चीजें हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक क्या हुआ तो भी बहुत कुछ है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh के इक्वल से इक्वेशन से मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से अभी हम स्मूथली आगे की पॉइंट की ओर आते हैं। तो अब हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं उड्डयन काल, अर्थात इसको पूरा समय कितना लगा, उड्डयन काल, क्षितिज से जाकर क्षितिज तक वापस आने में, अर्थात अर्थ से इसको हमने किसी वेलोसिटी से फेंका और ये वापस उस पॉइंट तक आई। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पॉइंट से अगर एम पॉइंट की मैं बात करता हूं तो अगेन अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 एम पॉइंट पर जाकर के, और यहां से v साइन थीटा माइनस जी टी, तो यहां से आपकी टाइम की वैल्यू आ जाएगी v साइन थीटा अपॉन जी में। ये टाइम वो है जो a से m पॉइंट तक जाने में लगा, और मैंने आपको बताया था जैसा आप लोग जानते हैं कि उतना ही टाइम m पॉइंट से b पॉइंट तक आने में लगेगा। तो यहां से देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल की वैल्यू इसका 2 इंटू 2 अगर मैं कर देता हूं तो 2v साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। ये आपका उड्डयन काल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मैं इजी सा थर्ड पॉइंट बताता हूं आपको कि यहां पर आपको निकालनी है रेंज या परास आर की वैल्यू। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, और जब हॉरिजॉन्टल की बात स्टार्ट होती है तो वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई बल नहीं है हॉरिजॉन्टल में, कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर फोर्स एब्सेंट है तो मैं सिंपली यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा जो हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये क्या है, आपकी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा इंटू टाइम उड्डयन काल के बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से ये कितना 2v साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। तो यहाँ से r विल बी इक्वल टू v इंटू वी स्क्वायर 2 साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये आपका क्या है, ये आपका है परास, कि इसने हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इसके बाद में आपका यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने आपको बेसिक्स पॉइंट बताए। इसके बाद जो हमें इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में स्टडी करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी में कितना हुआ, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।